हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की भौतिक विज्ञान पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चैप्टर नंबर 1 से। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला गॉस लॉ, अर्थात गॉस लॉ से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन हर एक क्वेश्चन को डिटेल से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो बना दिए आपके फिजिक्स पे, उन वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर, जो कि यहाँ पे पूछा गया कि वैद्युत फ्लक्स से आपका क्या तात्पर्य है, अर्थात यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स है उससे आपका क्या तात्पर्य, उस पर आपको बताना होगा। इसके आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए, अर्थात जो भी आवश्यक या इंपॉर्टेंट सूत्र होगा उसको आपको समझाना होगा। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका 2015, 19, 22 के अंदर पूछा जा चुका है। वहीं पे दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा धनात्मक ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, फिर यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन वगैरह पे बात करेंगे जो कि आपको एग्जाम के अंदर लिखनी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करने वाले कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। देखो, वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा सिस्टम जहां पे आवेश जो होता है आपका, या कोई भी वैद्युत क्षेत्र होता है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे आपने क्या है, कोई प्लस का आवेश क्यों रख दिया, ठीक है। अब ये प्लस का आवेश क्यों रखा होगा, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। हम सभी जानते हैं कि कोई भी आवेश होता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है। अगर ये प्लस का आवेश होगा तो इसके चारों तरफ क्या होगा, ये प्लस के अर्थात बाहर की तरफ यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जा रही होंगी। इस प्रकार से इनको सपोज करो ये यहाँ पे क्या है, वैद्युत क्षेत्र हो जाता है आपका प्लस आवेश के कारण। अब यहां तक तो समझ में आ गया कि वैद्युत फ्लक्स यहां तक जाता है, अर्थात ये वैद्युत क्षेत्र जाता है। अब ये वैद्युत क्षेत्र जिस एरिया से गुजरता है, अगर उस एरिया का और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का आपस में गुणा कर दिया जाए तो क्या कहलाता है, उसका वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे आपने कोई एक एरिया ले लिया इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ये स्क्वायर पेपर रख लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्क्वायर पेपर यहाँ पे हमने लगा दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस स्क्वायर पेपर से कितनी लाइनें पास हो रही होंगी वैद्युत क्षेत्र की, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की लाइनें इसके थ्रू क्या है, पास होती जा रही इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो लाइनें वैद्युत क्षेत्र की पास होती हैं किसी भी एरिया से, उसे ही क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब ये कई चीजों पर भी निर्भर कर सकता है कि आपका जो यहाँ पे एरिया रखा हुआ है, ये एरिया और इनके बीच में जो एंगल होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, अर्थात कितने कोण पे रखा हुआ है। इसको एग्जांपल से समझो, जैसे कि यहाँ पे मान लो एक हमारा पेपर शीट्स है, इस पेपर शीट से यहाँ पे ये समझ सकते हो पेन के यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स की रेखाएं हैं। तो ये निर्भर करेगा, अगर इस प्रकार से होगा तो यहाँ पे कम रेखाएं गुजरेंगी, अगर इस प्रकार से होगा तो ज्यादा से ज्यादा रेखाएं गुजरेंगी, वहीं पे अगर ये इस प्रकार से हो जाए तो बहुत ही कम रेखाएं गुजरेंगी। तो ये एंगल पर भी डिपेंड करता है। तथा यहाँ पे आप देखेंगे जितना ही आपका पास में सिस्टम आता है, अर्थात ये जो आपने यहाँ पे मैंने रखा है ये वाला बॉक्स, अगर जितना चार्ज के पास में आएगा उसी पर निर्भर करेगा कि उतनी ज्यादा रेखाएं पास होंगी, जितनी दूरी पे जाएंगे उतना ही वहां पे क्या होगा, कम होगा। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र देखो E1 होगा, फिर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E2 होगा, फिर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E3 होगा। और हम सभी जानते हैं वैद्युत क्षेत्र जितनी ज्यादा दूरी पे जाएंगे आवेश से, वहां पे वैद्युत क्षेत्र घटता चला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र घटता चला जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे एक और बचता है, यहाँ पे ये आपका एरिया। अब ये एरिया जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा उसमें से रेखाएं पास होंगी। जैसे कि ये मोबाइल अभी देख सकते हो इतना है, अगर इससे बड़ा हम यहाँ पे कोई कागज ले लेंगे तो इस कागज से बहुत ही ज्यादा रेखाएं पास होंगी, इसलिए जितना बड़ा एरिया होगा उससे भी यहाँ पे क्या है, आपका वैद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। तो अब इसकी थोड़ी सी हम डेफिनेशन से बात करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हाल के अंदर आपको किस टाइप से लिखना है उस पर हम थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स एक, अर्थात इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है और किसी निर्दिष्ट स्थिति में वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो एग्जाम में लिखना होगा कि अतः मान लेते हैं कि किसी क्षेत्रफल L5 था, बहुत छोटा क्षेत्रफल हम dA लेते हैं,
तो डीए से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, ई डॉट डीए हो जाएगी, जो कि इस अल्पांश से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की संख्या होती है। अतः किसी पृष्ठ से अल्पांश क्षेत्र पर डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई, इस माना कि इस क्षेत्रफल की अल्पांश स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा सदिश वेक्टर डीए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात ये वैद्युत फ्लक्स का यहाँ पे फार्मूला हो जाता है, जो कि यहाँ पे एग्जाम में पूछा था कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको आपको समझाना है। तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम से डिटेल से समझा दिया और यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है उस पर भी मैंने बात कर ली। अब इसी में थोड़ा सा अगर हम और आगे बात करें कि संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाता है, तो इसमें अगर संपूर्ण पृष्ठ की आपसे बात किया जाए कि अर्थात संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान ई पृष्ठ के समस्त अल्पांशों से वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स के मानों के योगफल का होगा। अतः अल्पांश अर्थात अति अल्प हो तो योगफल को समाकलन में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसी जो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स फाई लिखते थे इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। वहीं पे थोड़ा सा इसमें अगर हम और भी आगे की चीजों को समझने की कोशिश करें, जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो आपका ये वैद्युत फ्लक्स जो है अर्थात चिन्ह जहाँ पे ये होता है इसे हम क्या कहते हैं, फाई अर्थात संपूर्ण पृष्ठ को रिप्रेजेंट करता है। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन का चिन्ह इसको पृष्ठ समाकलन कहते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र की ई तीव्रता के साथ अगर अल्पांश डी अगर कुछ कोण बनाता है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, अगर यहाँ पे कुछ कोण बनता है तो उस कोण की कंडीशंस में आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि ई डॉट डी ए हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए, ये वेक्टर फॉर्म में है। और जब भी कोई डॉट वेक्टर का अगर होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट हटा जाता है तो वहां पे क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ई डॉट डी ए, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आ जाएगा। तो फाइनली अगर यहाँ पे हम लिखने की बात करें तो फाई ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से ये चीजें बन जाती हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ पे ई कॉस थीटा को अगर हम बाहर यहाँ से निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ई कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। और संपूर्ण हम जानते हैं अगर यहाँ पे कोई स्फेरिकल टाइप से लिया जाए या कोई भी सर्कुलर टाइप से लिया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल हमेशा ए ही आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ई ए कॉस थीटा यहाँ से आ जाएगा। ये आपका फाई ई के बराबर यहाँ से निकल आता है। इस प्रकार से फाई निकल आता है। अब इसी में थोड़ा सा अगर हम इसके और आगे बात करें कि यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये चीज है कि जब भी किसी पृष्ठ से अर्थात यदि किसी बंद सतह से, यहाँ पे क्या होता है, यदि किसी बंद सतह के पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं इससे बाहर की ओर निकलती है, अर्थात यहाँ प्लस माइनस साइन को बताया गया, अगर रेखाएं उसके बाहर की तरफ निकलती है अर्थात बल रेखाएं इससे बाहर की ओर निकलती है तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह होता है धनात्मक होता है। इसके विपरीत अगर रेखाएं उसके अंदर की तरफ जाती हैं तो वहां पे ऋणात्मक होता है। तो हम सभी जानते हैं जब किसी चीज को कोई दी आ जाती है तो उस पर ऋणात्मक होता है, चाहे आपका कोई भी परमाणु हो। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस पर ऋणात्मक आवेश आता है, अगर इलेक्ट्रॉन वहां से निकलते हैं तो उस पर धनात्मक आ जाता है। उसी प्रकार से वैद्युत फ्लक्स में भी आप समझ सकते हैं, जब रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर गुजर रही होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वहां पे ऋणात्मक कहते हैं, और जैसे वहां से निकल रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पे आप कह भी सकते हैं जितनी रेखाएं निकलेंगी उतनी रेखाएं जाएंगी, तो टोटल यहाँ पर भी क्या वैद्युत फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने डिटेल से समझ लिया वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि आपका बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, जिसमें कहा जाता है कि स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। ये क्वेश्चन 14, 17, 18, 19, 22, 23 के अंदर पूछा गया है। वहीं पे फिर से पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के परंतु उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का क्यू का 1/ε0 गुना होता है, जहां एप्सिलॉन को हम मुक्त जो होते आकाश की वैद्युतशीलता कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 2016, 20, 22 के अंदर पूछा जा चुका है। फिर से क्वेश्चन पूछा गया गॉस प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का क्यू का 1/4ε गुना होता है। इसी प्रकार से फिर क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया कि वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। या फिर से क्वेश्चन, अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका हर बार लगभग एक ना बार एग्जाम के अंदर पूछ ही लिया जाता है, और इसके ऊपर आधारित बहुत सारे और भी क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए आपको गॉस बहुत ही अच्छे समझ में आना चाहिए। तो इसके पहले मैंने इसलिए ऑलरेडी समझ लिया था कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि गॉस प्रमेय को समझने के लिए आपको वैद्युत फ्लक्स मालूम होना चाहिए। तो वैद्युत फ्लक्स मैंने समझ लिया है कि वो क्या होता है, ई बराबर अर्थात फाई बराबर ई डॉट डी ए होता है।
अब यहाँ पे हम समझते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, इसको पहले थोड़ा सा आज से हम डेफिनेशन टाइप में इसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन का समझना काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम में इसको अच्छे नंबर यहाँ पे प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं गॉस की प्रमेय, क्या कहते हैं कि गॉस की प्रमेय वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश के बीच संबंध व्यक्त करती है। इसके अनुसार किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये चीज उन्होंने गॉस ने कहा था। गॉस ने क्या कहा था कि अगर कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र है तो वहां पे कोई अगर आप क्षेत्रफल लेंगे तो उस क्षेत्रफल से जितना भी आपका वैद्युत फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा, Q/ε0 होगा। अब इसी को थोड़ा सा हम डेरिवेशंस की सहायता से समझते हैं कि कैसे इसको हम ड्राइव करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रूफ में हम लिखते हैं कि चित्र में एक बंद पृष्ठ दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले बंद पृष्ठ लेते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डायग्राम जब तक आप नहीं बनाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो सपोज करो यहाँ पे ये जो है आपका प्लस का क्यू आवेश रखा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है और यहाँ पे ये प्लस क्यू आवेश ये बिंदु ओ पे रखा है, ठीक है, ये बिंदु ओ पे है। तो यहाँ से एक बंद पृष्ठ हम इस प्रकार से इसको रैंडम यहाँ से बना देते हैं, ये बंद पृष्ठ हो जाता है, ठीक। अब इस बंद पृष्ठ पे अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटा सा यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे पृष्ठ ले लेते हैं। ये इस प्रकार से अगर यहाँ पे आप ये छोटा सा पृष्ठ यहाँ पे आप लेंगे, इस छोटे से पृष्ठ को क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैच इससे करा देते हैं। अर्थात इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इस बिंदु को इससे मिला देते हैं और यहाँ से इसको इसके साथ में मिला देते हैं, ठीक, यहाँ पे मिला देंगे। ये हम छोटा सा एरिया लेंगे और इस एरिया को यहाँ पे अगर हम हाईलाइट कर देंगे। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो जैसे कि माउस है, इस माउस पे अगर इस छोटा सा यहाँ पे हम एक सर्कल ले लेते हैं तो इस सर्कल पे आप देखेंगे इसमें जो परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर वहां पे होगा हमेशा इस एरिया के लंबवत रहेगा। वैद्युत क्षेत्र भी जो गुजर होगा वो भी यहाँ पे लंबवत होगा। आपको समझना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र भी यहाँ पे लंबवत है और वैद्युत यहाँ पे जो एरिया है, एरिया वेक्टर ये बताता है कि उस बिंदु पर एरिया का जो लंबवत डायरेक्शन होती वो क्या होती। जैसे कि यहाँ पे एरिया देखेंगे तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, अगर इधर देखेंगे तो एरिया वेक्टर इधर को होगा, यहाँ पे देखेंगे तो इधर को होगा। अर्थात क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैट है था तो हाफ सर्कुलर रूप से है तो इसलिए यहाँ पे एरिया वेक्टर अलग अलग होगा। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे प्लेन चीज की ले लेता हूँ जैसे कि ये हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एरिया वेक्टर इसका हमेशा क्या रहेगा, इस स्क्रीन के लंबवत रहेगा। तो ये एरिया वेक्टर होता है। तो यहाँ पे जो पृष्ठ की बात कर रहे हैं, ये पृष्ठ जो आपका है, यहाँ पे इस पृष्ठ पे अगर आप देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे आपको बाहर की तरफ इस प्रकार से दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे एरिया वेक्टर को हमने इस प्रकार से डीए से लिख दिया, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की भी बात किया जाए तो वैद्युत क्षेत्र भी यहाँ पे आपको बाहर की तरफ ही दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि दो चीजें जब पैरेलल होती हैं, जैसे कि ये पेन भी बाहर की तरफ हो, ये भी, अब इन दोनों के बीच में अगर एंगल की आप बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल इनके बीच में आपको कितना देखने को मिलेगा, 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल रेखाएं होती है तो एक दूसरे को कहीं पर भी कभी कट नहीं करती, इसलिए उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एंगल जो होता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका जो वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे आपका एरिया वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा। तो यहाँ से ये चीज आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। अब यहाँ पे ये बिंदु जो है, इस बिंदु का नाम भी आप कुछ पी दे सकते हो, जैसे कि ये मान लो बिंदु पी था। और यहाँ पे अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, छोटा सा एंगल। अब ये डी ओमेगा जो होता है इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। देखो एंगल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है उसको यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, पेपर है। इस पेपर के ऊपर अगर आप कोई भी एंगल ड्रा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सपोज करो ये पेपर पे एक ऐसे पेन होगा, एक अगर पेन ऐसे रख दिया जाए या ऐसे रख दिया जाए, या आप चाहे तो इस मोबाइल के स्क्रीन पर हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि ये मोबाइल पे इस प्रकार से एक अगर पेन रखा जाए इस प्रकार से, तो यहाँ पे आप देखेंगे इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा ये 90 डिग्री अलग अलग। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, प्लेन एंगल होते हैं। अर्थात जो भी किसी सतह के ऊपर एंगल बनाए जाते हैं उन एंगल को हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। वहीं पे कुछ ऐसा मान लो आपके पास गेंद है, जैसे कि यहाँ पे सपोज करो आपके पास एक ये यहाँ पे गेंद है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे ये गेंद होगा, इस गेंद के अगर सतह पे आप छोटा सा एक दूसरा सा इस प्रकार से सर्कल ड्रा करेंगे, उस सर्कल से अगर आप इन सभी बिंदु को केंद्र से मिला देंगे तो
यहाँ पे आपको एक जोकर की जो कैप होती है या कुल्फी जो होती है उसके टाइप का आपको यहाँ पे आकार दिखाई देगा। अगर इसको आप यहाँ से कट करके बाहर निकाल लेते हैं तो इसी प्रकार का दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको जो एंगल दिखाई देता है, ये एंगल क्या होता है, आपका यहाँ पे सॉलिड एंगल होता है। ये आकर जो आप यहाँ पे पेन देख सकते हैं, जो इस प्रकार का पेन है, ये क्या होता है, एक सॉलिड एंगल का कहलाता है आगे का पार्ट। तो यहाँ पे जो निप पे एंगल बन रहा होगा इसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, डी ओमेगा से व्यक्त किया जाता है। तो यहां तक तो चीजें समझ में आती हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है, इसको भी यहां तक मैंने क्लियर शब्दों में समझ लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आगे बात करते हैं सॉलिड एंगल के बाद। तो यहाँ पे एंगल जो ये यहाँ पे ऊपर बन रहा होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, आपका थीटा एंगल बन रहा होगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ऊपर बन रहा है थीटा एंगल, जिसका मान क्या है 0 डिग्री रहेगा। और डी ओमेगा, अब ये डी ओमेगा क्या होगा, इस पर भी अभी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का आवेश रखा था, तो प्लस आवेश के कारण बाहर की तरफ होगी। और यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है वो भी बाहर की तरफ है। तो यहां तक तो सारी चीजें हमारे समझ में आ जाती हैं कि डायग्राम में हम लोग करने के वाले हैं। डायग्राम एक्चुअल में हम करने वाले ये हैं कि यहाँ पे एक चार्ज रखा है, इस चार्ज से हमने यहाँ पे पूरा का पूरा एक क्या किया है, यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर दिया। उस डायग्राम को यहाँ से बता, चार्ज को पूरा मैंने क्लोज कर दिया है। अब इस क्लोज करने के ऊपर मैंने छोटा सा यहाँ पे एक एरिया वेक्टर लिया है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैंने पीले कलर से ड्रा किया है, ये केवल एक स्फीयर टाइप से नहीं है, ये पूरा चारों तरफ से इस आवेश को ढके हुए है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पीले कलर से मैंने लाइन को ड्रा किया है, ये जो है आपके आवेश को चारों तरफ से ढके हुए है। चारों तरफ से, अर्थात जैसे कि ये माउस हो, इस माउस को चारों तरफ से अगर आप ढक देंगे तो ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अब उसी के ऊपर छोटा सा एरिया हमने ले लिया है, जो कि यहाँ पे डी एरिया लिया गया। तो डी एरिया के ऊपर एरिया वेक्टर उसका भी लंबवत होगा और वैद्युत क्षेत्र वहां पर भी लंबवत होगा, अर्थात उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, जो कि यहां तक आप समझ सकते हैं। तो यहां तक अगर सारी चीजें समझ में आ जाती हैं तो अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि कैसे यहाँ पे इसमें गॉस लॉ को प्रूव करेंगे। इसलिए यहाँ पे डायग्राम ये जो हमने बनाया इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें यहाँ पे जरूरत है। ठीक, तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि चित्र में एक बंद पृष्ठ दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल a है। इस पृष्ठ प्रबंध में अगर बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस q रखा है, तो इस प्रकार बंद प्लस q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित इस पृष्ठ के बिंदु पर एक अत्यंत लघु क्षेत्रफल dn लिया गया है, जिसका बिंदु P से O की दूरी r। यहां से यहां तक की दूरी की भी हम सपोज कर सकते हैं क्या थी, r दूरी थी। तो यहाँ पे आपको दूरी भी पता होनी चाहिए कितनी दूरी है। तो यहाँ पे r दूरी पे मैंने ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक लिया था। ठीक, अब यहां तक समझ में सभी चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं गॉस लॉ को प्रूव करने की। तो गॉस लॉ कैसे प्रूव करते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो गॉस लॉ प्रूव करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको हम बता देते हैं। जैसे कि तो यहाँ पे क्या है, पहले और थोड़ा सा डिफिनेशंस में अगर लिख लें तो डायग्राम के बाद, तो यहाँ पे इस लघु क्षेत्रफल डीए पर खींचे गए अविलंब पीएन, अर्थात यहाँ पे लंबवत एक रेखा मैंने खींचा है, तो पीएन की दिशा क्षेत्रीय क्षेत्रफल डीए द्वारा प्रदर्शित किया गया बिंदु पी पर ओ प्लस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात ये सभी चीजें लगभग क्या होंगी, एक ही डायरेक्शंस में होने वाली है। तो यहां तक तो हमने समझ लिया डायग्राम क्या होता है। डायग्राम से हर एक चीज आपको स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो अभी हमने डायग्राम पे बात किया था, अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो हमारा बनाया था, उसमें वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पे क्या हो जाएगा, बिंदु पी पे। तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे q बटे r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि r दूरी पे बिंदु P लिया था, अर्थात उसके क्षेत्रफल पे। तो दूरी क्या है, r थी, इसलिए समीकरण यहाँ पे क्या है, आपका वैद्युत क्षेत्र का हो जाएगा। वहीं पे E की दिशा O से P की ओर है। हमने बताया था कि जो दिशा है वैद्युत क्षेत्र की, O भी बाहर की तरफ है। और यहाँ पे क्षेत्रफल वेक्टर अगर यहाँ पे, अर्थात हम वहां पे निकालें फ्लक्स, तो फ्लक्स d फाई क्या हो जाएगा, d फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डॉट का क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा। ये छोटा सा जो मैंने क्षेत्रफल लिया था वो E डॉट dA हो जाएगा। अब यहीं पे हमने बताया था कि उनके बीच में एंगल क्या बनता है, उस पे बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे अगर डॉट वेक्टर को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, E dA cos थीटा हो जाएगा। वो एंगल मैंने अभी आपको समझाया था, वहां पे क्या होता था, 0 था, अर्थात E dA क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री। और जो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, E dA आपका आ जाएगा। ये किसके बराबर, d फाई E के इक्वल आ जाता है। अब E d फाई के इक्वल आ जाता है। अब यहाँ पे E का भी मान आपको रख देना है। तो E का मान कितना है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर निकाला गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा इंटू dA हो जाएगा। यहां तक सभी चीजें आ जाती हैं।
आप चाहें तो इसमें cos थीटा का मान रख भी सकते थे, अगर नहीं रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम इससे नहीं आएगी, इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं चाहूँ तो एक चीज़ यहाँ पे रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे इस वाले स्टेप को अगर अभी यहाँ तक क्या करते हैं, आप छोड़ देते हैं, सपोज करो ये वाला आपको यहाँ से अभी इसका मान नहीं रखना है, इसको केवल इतना रख लेना है, ठीक। अब यहाँ पे अगर इतना ही आप रखते हैं तो यहाँ पे ये आपका क्या है, डी फाई ई बराबर निकल के आता है, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका cos थीटा रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम क्यू बट्टे क्या करें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आगे कर देते हैं, और यहाँ पे जो डी ए दिया गया है आपका डी ए कॉस थीटा, क्या दिया गया है यहाँ पे आपका जो डी ए कॉस थीटा दिया गया है, इसको यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो डी ए कॉस थीटा बट्टे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज को हम थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहा जाता है। अभी मैं डिटेल से आपको बताया था सॉलिड एंगल जो होता है वो केंद्र पे डी ओमेगा बन रहा था, वो क्या होता है, इसके डी ओमेगा के इक्वल होता है। अर्थात ये जो यहाँ पे आपका निकल के आया क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा आ जाएगा। ये किसके बराबर निकल के आ रहा है, डी फाई ई के बराबर यहाँ से आपका निकल के आता है। अब यहाँ पे डी ओमेगा जो निकल के आता है, और हम सभी जानते हैं कि टोटल एंगल, अधिकतम एंगल कितना हो सकता है, यहाँ पे आपका जो होता है 4 पाई के बराबर हो सकता है, क्योंकि 2 पाई जो होता है आपका एक सर्कल के लिए होता है, स्फीयर के लिए कितना होता है, 360 होता है। तो यहाँ 318 720 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे आपका क्या टोटल बन के आ जाएगा, 4 पाई बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको अगर इंटीग्रेट करने की बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने पे देखो आपको क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, तो यहाँ पे क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन को तो हम बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे डी ओमेगा, और डी ओमेगा का यहाँ पे टोटल मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना भी है कि ये 4 पाई होता है, 4 पाई यहाँ से आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे फाई ई इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही चीज तो आपको प्रूव करना था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई आवेश रखा है, उस आवेश के चारों तरफ मैंने एक क्षेत्रफल ड्रा किया था, अर्थात उस आवेश को पूरे तरीके से क्लोज कर दिया था। तो उस पूरे क्लोज एरिया से आप कितना वैद्युत फ्लक्स होता है, तो क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही चीज हमने प्रूव करना था, और ये हमने यहाँ पे डिटेल से प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे आपको ऐसे इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। इसमें आपको एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया। पहले मैंने एक आवेश को लिया था, उस आवेश को यहाँ पे जैसे मैंने आवेश रखा था, इस आवेश के चारों तरफ एक मैंने ऐसा क्लोज सरफेस बना दिया था। इस सरफेस के ऊपर मैंने छोटा सा एक और यहाँ पे सरफेस ले लिया था, जिसका नाम मैंने डीए रखा था, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बाहर था और एरिया वेक्टर भी बाहर था। तो यहाँ पे इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है, और ये इस क्षेत्रफल छोटे वाले पे बिंदु अगर पी है तो यहाँ से इसकी दूरी ओ से कितनी हो जाती है, आर दूरी मान लो, और यहाँ पे प्लस का आवेश क्यों रखा था, तो वैद्युत क्षेत्र जो है आपका बिंदु पी पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप क्षेत्रफल में अर्थात अगर ये लिखेंगे यहाँ पे आपका वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी ए हो जाएगा, ई का मान यहाँ पे रख देना है, तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर जो होता है आपका डी ओमेगा के बराबर होता है, और यहाँ पे डी ओमेगा का इंटीग्रेशन 4 पाई, और 4 पाई कट जाएगा, अर्थात एफ फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इस प्रकार से आप कूलॉम के नियम को बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपने अभी देखा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि गॉस की प्रमेय से कूलॉम के नियम का निगमन करना है, जो कि 1823 में पूछा जा चुका है। वहीं पे दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा कि गॉस की प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त करो। तो कैसे प्राप्त करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सपोज करो यहाँ पे आपका ये कोई भी बिंदु आवेश रखा है, जिसका नाम यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्लस क्यू रख देते हैं। अब इससे कुछ दूरी पे यहाँ पे सपोज करो एक बिंदु P था, इस बिंदु P की पे क्या है, आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करता है, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, और ये सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी r। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कूलॉम के नियम से डायरेक्ट आप बता सकते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको प्रूव करके दिखाना होगा गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम से कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक ऐसा सर्कल यहाँ पे ड्रा करना है जो कि इस केंद्र से अर्थात इस बिंदु P से जाते हुए गुजर जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक ऐसा सर्कल यहाँ पे ड्रा कर लिया जो कि इस बिंदु P से गुजरता है। अब यहाँ पे ये प्लस का आवेश रखा है, तो यहाँ
पे आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा यहाँ पे आपको और एक सर्कल बनाना पड़ेगा, तो इसके स्फीयर पे। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, छोटा सा यहाँ पे हम सर्कल इस प्रकार से ड्रा कर लेते हैं। सपोज करो इस बिंदु पे क्या है, आपने एक छोटा सा यहाँ पे कोई एरिया वेक्टर हम ले लेते हैं। ठीक, ये एरिया वेक्टर यहाँ पे लेने वाले हैं, क्योंकि आप जब भी बड़ी चीज को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमेशा आपको यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लिया है, इसी के ये इसके सर्कल के जो हमारे स्फीयर था, इस स्फीयर के ऊपर है। यहाँ पे ध्यान रखें जो प्लस का क्यों आवेश है, इसको मैंने पूरा एक तरीके से गेंद के अंदर ढक दिया है। उस गेंद के ऊपर मैंने एक छोटा सा दूसरा स्फीयर ले लिया है जो कि यहाँ पे। अब इस पे अगर आप चाहें तो इस बिंदु को यहाँ से इसको भी मिला सकते हैं, इसको भी मिला सकते हैं, तो यहाँ से ये आपका जो कि अभी मैंने प्रूव किया था गॉस का नियम, वैसे बन जाएगा। अब यहां तक तो समझ में आ जाता है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा और चीजें मैं बता देना चाहता हूं, जैसे कि यहां पे जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शंस होगी, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शंस आपको यहां पे बाहर की तरफ दिखाई देगी, ये भी होगा। और ये जो छोटा सा मैंने यहाँ पे एरिया लिया है, ये एरिया वेक्टर भी आपका क्या होगा, डी ए जो है बाहर की तरफ हो जाएगा। ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एंगल थीटा की बात किया जाए तो यहाँ पे एंगल आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यहां तक अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप और भी कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या एग्जाम के अंदर, वो भी मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ कि आप एग्जाम के अंदर क्या क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक नोट्स को यहाँ पे रखा है, इस नोट्स को मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, माना कोई विलगित बिंदु आवेश प्लस क्यू वायु या निर्वात में बिंदु ओ पर रखा है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इस बिंदु पी से गुजरता हुआ क्यू को परिबद्ध किए हुए एक गोली गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। इस बिंदु पर क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओ से बिंदु पी की दिशा में होगी, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया बाहर की तरफ होगी, लंबवत होगी पी के परिता किसी पृष्ठ अवयव के क्षेत्रफल डीए का क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डीए दिशा में ही होगा। अर्थात यहाँ पे मैंने जो छोटा सा क्षेत्रफल डीए दिखाया वो भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। अतः इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। यहां तक तो अगर आप समझ जाते हैं इस, तो यहाँ पे डेरिवेशंस पे अगर हम लिखने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डी क्या हो जाएगा, डी इंटू फाइव ई। हम जानते हैं डी इंटू फाइव ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ई हो जाएगा इंटू डी ए हो जाएगा। और यहाँ पे वेक्टर लगा तो यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे, या थोड़ा सा इसी को करो और मॉडिफाई कर देंगे तो यहाँ पे अगर वेक्टर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। और अभी हमने देखा था यहाँ पे जो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री इनके बीच में होता है, ये यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और 0 डिग्री का मान 1 होता है, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये आपका डी फाइव ई के बराबर आ जाता है। अब यहां से थोड़ा सा हम शुरुआत करते हैं कि अगर यहाँ पे टोटल हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, टोटल अगर यहाँ पे हम फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड का। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या होगा, डी फाइव ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए हो जाएगा। ठीक है, डी ए हो जाएगा, इधर भी यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। और अभी हमने प्रूव किया था कि ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के होता है, ई रहेगा। और यहाँ पे हम जानते हैं 4 पाई है, तो यहाँ पे 4 पाई अर्थात यहाँ पे टोटल अगर इसके एरिया की बात किया जाए तो कोई भी अगर आपका स्फीयर होता है तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्थात यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक की चीजें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ से थोड़ा सा इसको ई बराबर अगर आप लिखेंगे तो ई बराबर यहां से क्या हो जाएगा, क्यू बटे क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। या थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। देखो कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यहाँ पे मैंने निकाल दिया आपके गॉस के नियम से कूलॉम के नियम का। यहाँ पे आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था। यहाँ पे माना था कि एक आवेश है जो कि बिंदु ओ पे रखा है, और अगर आपको बिंदु पी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो बिंदु पी और ओ के बीच की अगर दूरी आर है तो वहां से बिंदु पी से एक गुजरता हुआ स्फीयर खींचेंगे
जो कि आपके आवेश को पूरी तरह से ढक लेगा। ढकने के बाद अब उसी स्फीयर के एक सतह पे छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे dA। उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी आपकी बाहर की तरफ होगी तथा वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा बाहर की तरफ, अर्थात उनके बीच का एंगल यहाँ पे 0 डिग्री होगा। फिर यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है d phi E बराबर E डॉट dA। अगर यहाँ पे वेक्टर साइन हटा देंगे तो यहाँ पे cos थीटा लग जाएगा, और हम जानते हैं कि यहाँ पे थीटा का मान 0 है, इसलिए cos थीटा 0 रख देंगे तो वहां पे 1 आ जाएगा। फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हम जानते हैं कि d phi A जो होता है q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, और E डॉट dA अर्थात E यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है तो वैसा रहेगा, और d अर्थात यहाँ पे टोटल स्फीयर की एरिया क्या हो जाएगी तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप E बराबर निकालेंगे तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन के आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में थोड़ा सा अगर यहाँ पे बात करें कि आप पूछा गया कि आपको इसमें बल का व्यंजक लिखना होगा, क्योंकि यहाँ तक तो अभी वैद्युत क्षेत्र आपने ज्ञात कर लिया, और बल कैसे निकालते हैं वो भी हम बात करते हैं। तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम समझा देते हैं कि आपको अब इसके बाद लिखना क्या होगा। देखो यहाँ तक तो डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे पूछा गया यदि बिंदु आवेश q के कारण इससे r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के को व्यंजक है जिसकी दिशा आवेश से दूरी है, यदि इस बिंदु पर a को परीक्षण आवेश धनावेश क्यों रख दिया जाए, तो धनावेश जब भी हम रखते हैं तो वहां पे क्या होता है, हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है E बराबर F बटे Q होता है, अर्थात फोर्स बराबर क्या हो जाएगा F बराबर Q नॉट E हो जाएगा, अर्थात Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पे आपका बल का भी व्यंजक आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं और कूलॉम के नियम की डेरिवेशन कर सकते हैं गॉस के नियम से। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया और गॉस का नियम भी मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। तो यहाँ तक हमने काफी कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे जा चुके हैं आपके गॉस नियम से संबंधित। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि वैद्युत फ्लक्स जो आपका होता है, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का आपको जो है मात्रक बताना होगा। ये क्वेश्चन आपका 17, 18, 19, 20, 23, 24 के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे मात्रक की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलॉम हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, या वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, या न्यूटन मीटर पर कूलॉम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि मात्रक जो होता है वैद्युत फ्लक्स का वो वोल्ट पर मीटर होता है। वहीं पे दूसरा क्वेश्चन फिर से यहाँ पे एक पूछा जा चुका है कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। तो अभी मैंने बहुत बार लिखा है कि क्या होता है आपका फाई E बराबर क्या होता है E डॉट dA होता है। ये आपका कई बार भी मैंने पूछ चुके हैं क्वेश्चन या करा चुके हैं। तो ये इनके बीच में क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला अर्थात रिलेशन होता है। इसका फिर पूछा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक था विमीय सूत्र लिखना। अब देखो यहाँ पे विमीय सूत्र भी पूछा गया है, मात्रक भी पूछा गया, तो कैसे निकालते हैं इस पे हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे फाई ई बराबर क्या होता है E dA cos थीटा, ये मैंने फार्मूला एक निकाला था। तो यहां से अगर आप मात्रक की बात करें तो यहाँ पे E का मात्रक आपको पता होना चाहिए क्या है, ए एरिया का मात्रक पता होना चाहिए क्या है, और cos थीटा का कोई मात्रक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलॉम होता है। क्या होता है यहाँ पे, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलॉम होता है, ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और एरिया है तो एरिया का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका क्या है, मीटर आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में आपका कूलॉम हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मात्रक आ जाता है। वहीं पे अगर विमीय सूत्र पूछा गया है तो विमीय सूत्र आप यहाँ पे अगर इन सभी के फार्मूलों के जो भी न्यूटन का क्या विमीय सूत्र होता है अर्थात बल के लिए, मीटर के लिए, कूलॉम का, इन सभी चीजों को रखेंगे तो आपका फाइनली यहाँ पे विमीय सूत्र जो बन के आ जाएगा ml3 t माइनस का 3 और a की पावर माइनस का 1। और इस पे मैं एक डिटेल से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके कांस्टेंट होते हैं जैसे कि एप्सिलॉन नॉट होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, या किसी का भी अगर आपको कूलॉम डायमेंशनल फार्मूला या विमीय सूत्र निकालना है तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसमें मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश कर दूंगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसमें कहा गया है एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर यहाँ पे दी गई 2i प्लस का 3j माइनस का 4k वेक्टर वोल्ट पर मीटर, एक पृष्ठ से क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल भी दिया है, तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। देखो फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी हमने निकाला था फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट dA होता है। क्या होता है, ई वेक्टर डॉट dA होता है। तो यहाँ पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। हम सब जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जब भी किया जाता है तो यहाँ पे जो समान वाले होते हैं उनका प्रोडक्ट 1 होता है और दूसरी चीजों का प्रोडक्ट गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। अर्थात ई यहाँ पे कितना दिया आपको रखना है, 2i कैप प्लस का
3j कैप माइनस का 4k कैप हो जाएगा, डॉट में यहाँ पे लग जाएगा 8j वेक्टर। अब यहाँ पे देखो j वाला केवल j के साथ मल्टीप्लाई करेगा, उसके अलावा इसके साथ भी आपका जीरो दे देगा, इसके साथ भी जीरो दे देगा, अर्थात यहाँ से आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 दूनी 8 तिया क्या हो जाएगा 24, यहाँ से आपका सॉरी इसको हटा दें, यहाँ से आपका क्या 8 तिया 24 यहाँ से आपका बन जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 आ जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मात्रक इसका क्या होता है, अभी हमने देखा था कि अगर आपका वैद्युत फ्लक्स है तो वोल्ट, इसका क्या होता है मीटर होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते थे। तो वहीं पे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि यदि किसी 8 सेंटीमीटर वाले एक घन, अर्थात कोई घन दिया गया है, तो पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं घन ही बना लेते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या होता है घन हो जाता है, आप देख सकते हैं, जिसकी क्या प्रत्येक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर की है इस प्रकार से। तो ये हमारा घन हो जाता है कि केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश, यहाँ पे एक केंद्र है, इस पे क्या है Q बराबर 1 कूलाम का रखा गया है आवेश है। रखा जाए तो घन के किसी पर फलक से बाहर गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए, अर्थात एक फलक, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका जो घन दिया गया है, इस घन की टोटल यहाँ पे फलक आपको कितनी मिलती है, जैसे कि एक ये फलक हो जाएगी, एक ऐसे ये हो जाएगी, अर्थात टोटल यहाँ पे 6 फलक हो जाएंगी। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें, देखो टोटल फ्लक्स जो होता है यहाँ पे फाई बराबर क्या होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ पे ये आप चाहें तो इसको 6 फ्लक्स भी लिख सकते हैं, अर्थात 6 फाई बराबर क्या हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे फाई बराबर क्या हो जाएगा Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 टाइम है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे 6 का मान रखेंगे तो एप्सिलॉन का मान, तो और यहाँ पे तो Q कितना दिया है 1 दिया है, 8 यहाँ पे रहेगा, सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या रहेगा 6 रहेगा। तो यहाँ पे क्या 6 रहेगा, मल्टीप्लाई में 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना होता है 12 होता है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 1.88 इंटू 10 की पावर और 10 यहाँ पे क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वहीं पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय को गणितीय रूप में लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको गणितीय रूप में लिखना है। तो गणितीय रूप में क्या होता है, गॉस का नियम जो होता है E डॉट DA बराबर होता है, और यहाँ पे 1 बटे क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये गणितीय रूप में होता है। और इसी में क्या है आप यहाँ पे देखेंगे तो E डॉट DA क्या है वैद्युत क्षेत्र टोटल हो जाता है, तीव्रता है, ये सभी चीजें यहाँ पे होती हैं। अब इसी बात से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें गॉस की प्रमेय क्या है। अभी हमने डिटेल से इसको बताया गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज बात करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया कि एक वैद्युत क्षेत्र E बराबर दिया गया इतना है, अगर 10 सेंटीमीटर वाले भुजा वर्गाकार समतल YZ तल के समांतर स्थित है तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये 2018 के अंदर पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। देखो यहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र तो दिया गया है भाई, वैद्युत क्षेत्र कितना दिया गया E बराबर दिया गया है, वहीं पे L कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर से एरिया अगर निकालेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। वैद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला क्या होता है E डॉट DA होता है। यहाँ पे YZ के समांतर है, YZ के समांतर मतलब क्या होता है x के लिए क्या होता है I कैप होता है, अर्थात यहाँ से I कैप है और ये भी क्या आपका I कैप, तो आपस में I कैप मल्टीप्लाई करेंगे। इसको एक बार मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम। जैसे कि हम जानते हैं कि 3D डायग्राम जो होते हैं हमारे इस प्रकार से होते हैं। अगर यहाँ पे x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। x एक्सिस में क्या होता है आपका I कैप होता है, y में क्या होता है j कैप होता है, z में क्या होता है आपका k कैप होता है। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो आपको दिया गया इस डायरेक्शन में दिया गया है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र आपका क्या है इस डायरेक्शन में दिया गया है। वहीं पे आप देखेंगे एक फ्लक्स जो है क्या है YZ के समांतर है। कैसा है, यहाँ पे YZ ये वाला आपका Z है और ये Y है, इसी के समांतर यहाँ पे कोई एक आपको पृष्ठ दिया गया इस प्रकार से यहाँ पे आप सपोज कर सकते हो। यहाँ पे ये पृष्ठ ऐसे रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर की अगर बात करें तो भी एरिया वेक्टर आपको इधर ही दिखाई देगा, अर्थात इसका भी एरिया वेक्टर जो यहाँ पे आएगा वो भी आएगा, अर्थात इनके बीच में एंगल 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है ये दोनों प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे इक्वल आ जाएंगे, अर्थात E डॉट DA अर्थात 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
यदि इसी प्रकार से पूछा गया कि यदि पृष्ठ का तल एक्स एच की दिशा से 30 कोण बनाता है तब क्या होगा। अब सिंपल से इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको 30 अर्थात 30 कोण बनाता है तो यहाँ पे 30 अर्थात तो क्या एक्स एच के साथ अगर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो 60 डिग्री को यहाँ पे रख देना है, सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे और भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आपके प्रीवियस ईयर के अंदर, उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।